Okay, well, hello everyone. Welcome to today's session. Today we are going to discuss that is the third part of outdoor catering management, and in this topic we are going to discuss that is a food costing, how to find the cost and what is the pricing, what are the basic or what are the different pricing techniques. So food cost जो है that is very important topic that everyone should be aware about it and आप सबको फूड कॉस्टिंग आनी चाहिए क्योंकि जब भी आप फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में काम करने जाओगे जब भी whenever you want you will be a part of any management that time फूड कॉस्टिंग जो है वो आपको आनी चाहिए आनी इसलिए चाहिए क्योंकि आपका बहुत सारा प्रॉफिट एंड लॉस यू विल बी इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द बिजनेस सेल्स you will be involved directly into the profit making as well because you are the one who is holding the entire kitchen or you are the one holding the entire F&B department, so you are the one who will show the proper way to how to generate the business. So you should be aware about how to calculate the proper food costing. So let's get the basic understanding of the food cost. इस आज के टॉपिक के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है दैट इज यू वुड बी एबल टू डिफाइन फूड कॉस्ट एंड एक्सप्रेस द सेम मैथमेटिकली टू बी एबल टू compute the food cost, to be able to interrupt the food cost percentage, to be able to apply the food cost percentage in a day-to-day operations to maximize the profit. So let's start. I'll give you the small example of it. Let's calculate the food cost with the pizza, है ना. पिज़्ज़ा जो है उसके साथ में हम लोग फूड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं दैट विल इजी टू अंडरस्टैंड. सो एक पिज़्ज़ा अगर आप उसको एवरेज का कॉस्ट पकड़ते हो तो लेट्स कंसिडर 1000 रुपीज़ की एक पिज़्ज़ा की कॉस्ट हम कंसिडर करते हैं. ओके और ये पूरे के पूरे होटल इंडस्ट्री के बिजनेस में ये अप्लाई होता है ये रूल कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर ही आप फिर एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आपको अगर निकालने आ गई देन यू कैन ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल फूड आइटम्स जितनी की कॉस्टिंग है उसके अकॉर्डिंगली आप कॉस्ट निकाल पाओगे. So, for your understanding, I am giving you very simple and very primary example that is one pizza. So, one person is having a one pizza. It means that 100% of that person is having 100% of that food. अगर एक ही पिज़्ज़ा दो लोगों ने खाया तो इट मीन्स उस फूड के 50% दो हिस्से हो गए 50% में फूड हो गया. और एक ही पिज़्ज़ा अगर चार लोगों ने खाया तो ये चार हिस्सों में बढ़ गया मतलब 25. Okay, so understanding the food cost of the pizza is assume that your total sale for the day is 1000 rupees. Okay, and your product is food, that is pizza. 1000 का आपका डे का आपने सेल किया है और आपका पिज़्ज़ा जो है वो 1000 रुपीज़ का आपने सेल कर दिया है. So in order to produce the food, how much money you will be required? That is 300 rupees. हमेशा ये एक सेट प्रॉफिट ये एक सेट स्टैंडर्ड है सेट रूल कह सकते हो आप. जैसे मैथ्स में कुछ इक्वेशंस होते हैं कुछ रूल्स होते हैं वैसे ही ये रूल है कि अगर आपको 1000 रुपीज़ की डिश अगर प्रोड्यूस करनी है तो आपको 300 रुपीज़ की उसकी कॉस्टिंग आती है. उससे ज़्यादा आपको कॉस्टिंग नहीं आनी चाहिए. 300 रुपीज़ जो है वो एकदम मैक्सिमम कॉस्टिंग काउंट की जाती है. That is 300 rupees. So your net saving at the end of the day is 700 rupees because आपने 1000 rupees का फूड को सेल किया है उसमें से आपको जो एक्सपेंसेस है वो 300 फर्म को जो एक्सपेंसेस है होटल को वो 300 रुपीज़ क्या है. सो इट मीन्स कितना हुआ 700 रुपीज़ का फर्म ने प्रॉफिट क्रिएट किया. सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रॉफिट what you will do, you will reduce the food cost, right? फूड कॉस्ट को आप रिड्यूस करोगे. सो फूड कॉस्ट हम लोग डेफिनेशन पहले समझते हैं. तो फूड कॉस्ट इज डिफाइंड एज द कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस द फूड टू बी सोल्ड. जो भी खाना बनाने के लिए जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उस पर्टिकुलर कॉस्ट को फूड कॉस्ट कहते हैं, राइट. Hence, the food cost percentage is mathematically defined as the ratio of the cost of the food to the total sales. It is a mathematically expressed
मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ फूड कॉस्टिंग का. सो फूड कॉस्ट परसेंटेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फूड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल सेल. लेट्स से कॉस्ट ऑफ फूड है 300 रुपीज़ किसी होटल की एक डिश बनाने के लिए या एक इवेंट बनाने के लिए. लेट्स से 1 लाख रुपीज़ का फूड कॉस्ट लगी है, उसको डिवाइडेड बाय 100 कीजिए एंड आफ्टर दैट जो 1 लाख का जो टोटल सेल हुआ है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि टोटल सेल जो है वो 7 लाख का हुआ है, तो 7 लाख को उसको डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी फिगर आएगी वो आ गया का फूड कॉस्ट. इट शुड नॉट बी मोर देन 30%. सो फूड कॉस्ट जो है वो एक हम लोग इंटरप्रिटेशन में उसे समझते हैं. द फूड कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट ऑफ फूड. दिस implies that higher the cost of ingredients, the higher will be the food cost percentage. The higher the food cost percentage, the lower is your profit. आप जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को प्राइसिंग को हाई करोगे उतनी ही ज़्यादा फूड कॉस्ट बढ़ेगी. जितनी ज़्यादा फूड कॉस्ट बढ़ रही है उतना ही प्रॉफिट मार्जिन कम होता है. 30% अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग. 5 स्टार का सेट स्टैंडर्ड है, इट शुड नॉट बी मोर देन 30%. सो फूड कॉस्ट कैसे उसको इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो कैसे किया जाता है. द फूड कॉस्ट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल सेल. This implies that higher the sale, the lower is the cost of the food cost and vice versa. So what is the impact of food cost percentage on your restaurant profit? So food cost understanding impact on your profit is the higher the cost of ingredients used to prepare the dish, the higher is the food cost percentage. The higher the total sell, the lower is the food cost percentage and vice versa. The higher the food cost percentage will eat into a larger share on your for example pizza, leaving you with a smaller piece of or vice versa. A food cost application and practice example, for example baked beans in tomato sauce, right? और computing food cost percentage. So the basic formula हमेशा याद रखना है food cost का. तो food cost percentage is equal to food cost of food multiplied by 100 divided by total sell. So जैसे कि हमने पिज़्ज़ा के बारे में बात की, 1000 रुपीज़ का पिज़्ज़ा सेल अगर हुआ है तो 1000 रुपीज़ का, और उसको पिज़्ज़ा को जो फूड कॉस्ट है पिज़्ज़ा की वो 300 रुपीज़ की है. सो 300 रुपीज़ इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो जो 30 ये जो फिगर आएगी दैट इज़ फूड कॉस्ट. ये जो इसी तरीके से हर रेस्टोरेंट्स को एनुअली वीकली फूड कॉस्ट क्रिएट की जाती है, एनुअली फूड कॉस्ट क्रिएट की जाती है एंड देन आफ्टर मंथली एंड ईयरली भी फूड कॉस्ट काउंट की जाती है. So this is all about the food costing. If you have any question with the food costing, please let me know. Now we will take the next topic in the same unit, that is menu balancing. Very important in catering establishment. बहुत important होता है कि मेन्यू को किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए. मेन्यू बैलेंसिंग के बहुत सारे डिपेंडेंस होते हैं कि क्यों why is मेन्यू बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट. जैसे कि आप देख सकते हो कि रीजनल वाइज अगर बात करें तो मेन्यू में आपके किस वेज कितना रखना है, नॉन वेज कितना रखना है, क्या उसके बाद में उस पर्टिकुलर मेन्यू में किस तरीके का मील रखना है. आपको जहाँ पे भी कैटरिंग इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ का वेदर कंडीशंस क्या है, जहाँ पे भी कैटरिंग की कंपनी फार्म है वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, लोग किस तरीके का खाना पसंद करते हैं, लोगों की चॉइस क्या है, वहाँ का लोकल फूड क्या है, किस तरीके का सीजनल फूड अवेलेबल होता है, किस तरीके की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. तो ये सारा कुछ मेन्यू बैलेंसिंग को इफेक्ट करता है. इसके ऊपर मेनली मेन्यू बैलेंसिंग डिपेंड होती है. सो हम लोग एक बेसिक डिस्कस कर लेते हैं. सो मेन्यू, द बैलेंस विद इन अ मेन्यू इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ रेंज ऑफ इंग्रेडिएंट्स, cooking methods and variety of condiments. We need to make sure that we are also using the correct nutritional content. Different options also make it a marketing tool. Avoid repetition. Very important fact, very important point. Menu balance में अगर आप बात करोगे तो कलर, टेक्सचर एंड फ्लेवर, ये तीन जो मेजर फैक्टर होते हैं वाइल ड्राफ्टिंग द मेन्यू और डिज़ाइनिंग द मेन्यू. ये तीन पॉइंट्स हमेशा याद रखना ज़रूरी है.
Color is providing a range of color to make the food look eye appealing to the guest, as the eye and the brain eat first, right? And the first impression always counts. So colors are very important. For example, सैलड सेक्शन में है तो सैलड सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ही कलर अगर यूज हुआ है, देयर इज नो सैल्मन, देयर आर नो आर्टिचोक्स, देयर आर नो अवोकाडो या ऐसे डिफरेंट कलर्स यूज नहीं हुए हैं, तो फिर वो बहुत लेम या बहुत कॉमन बफे लगता है. सो इट डजंट अपील द गेस्ट. सो उसके बाद में आता है टेक्सचर. अगर टेक्सचर जो है हर टाइप के टेक्सचर्स मेन्यू में होनी चाहिए. जैसे सॉफ्ट टेक्सचर का खाना होना चाहिए, स्मूथ टेक्सचर का होना चाहिए, क्रंची होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, है ना. तो ये सॉफ्ट की अगर आप बात करोगे तो मेन कोर्स में या डेजर्ट्स में सॉफ्ट फूड जो है वो सारे सॉफ्ट फूड होने चाहिए, क्रंचीनेस अगर होनी चाहिए. सो सॉफ्ट, स्मूथ, क्रंची एंड क्रिस्प, तो ये टेक्सचर जो है ये सारे टेक्सचर इसमें आने चाहिए. मेन्यू बैलेंसिंग के टाइम पे ऑलवेज कंसिडर दैट फ्लेवर बैलेंसिंग डिफरेंस टूल्स टुगेदर. Flavor balancing differs to foods that is together will gives a different taste. For example, spicy, chili, sweet, sour, ginger and garlic. Menu balance के टाइम पे कुकिंग मेथड अवॉइड यूजिंग द वन टाइप ऑफ कुकिंग मेथड. खाने में या किसी भी कैटरिंग बफे में अगर आप बफे सेट हो रहा है तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि और ये कंपलसरी नहीं है या एक मोनोटोनस चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि एक ही टाइप का खाना कुक हुआ है. तंदूर है तो तंदूर ही लगा हुआ है, या स्टीमिंग खाना है तो पूरा स्टीमिंग ही है. ग्रिल उसमें होनी चाहिए, उसमें पैन फ्राइड्स कुछ आइटम होनी चाहिए, उसमें डीप फ्राइज कुछ होनी चाहिए, उसमें स्टीम कुछ होनी चाहिए, उसमें बॉइल्ड कुछ होनी चाहिए. सो जितने भी कुकिंग मेथड्स हैं ये सारे कुकिंग मेथड्स अप्लाई होनी चाहिए वहाँ पर. तो ये जो बेसिक टेक्निक्स है, बेसिक रूल्स जो है वो हमेशा you should keep in mind while designing the menu. So now let's move to the last point of this unit, that is selling techniques. Yes, if you want to get into the business, then you should know how to sell your product as well, and you should know the needs, wants and demands of the guest or the customer. So selling is very important factor to gain the business up. And so why learning selling techniques? To strengthen the sales and rep of customers relations, instill and confidence, to gain the confidence prior to the customer call, help to understand selling as a process, improve sales performance. So what is selling? So basic understanding of selling is making a person to do. Selling is making a person do what you want the other person to do in a way that the other person would like to do it in willingly. So what is selling? Selling is making a person do what you want the other person to do in a way that the other person would like to do it willingly. So that is selling. So there are basic दो strategies होती है सेल में. एक पुश strategy जो है, and one is pulling strategy. Push and pull. पुश जो है वो सेलर करता है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ कैटरिंग फर्म, देन यू आर द पुशर, एंड जो पुल जो है वो कंज्यूमर और गेस्ट करता है. सो कस्टमर साइकिल जो है वो सस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स, लीड, कस्टमर एंड कंज्यूमर, ये 5 एस्पेक्ट्स के साथ में जज किया जाता है. सेलिंग टेक्निक्स में अगर बात करें, सो देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स. टेलीफोन टेक्निक्स, उसके बाद में प्राइस कोटेशन टेक्निक्स जो है, बुकिंग कैसे की जाती है. अगर कैटरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें, सो टेलीफोन टेक्निक्स इज वन ऑफ द मोस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स. कोल्ड कॉलिंग के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल कोल्ड कॉलिंग होती है, उसके बाद में अगर मच्योर्ड कॉलिंग की जाती है, दैट इज अ सेलिंग टेक्निक्स. रिपीटेड बिजनेस, बहुत सारे होटल्स में, बहुत सारे कैटरिंग फर्म्स में एक सॉफ्टवेयर है कि वो आपके जो रिपीटेड गेस्ट है उनका गेस्ट का डेटाबेस होता है. सो टेलीफोन टेक्निक्स में इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ आपको प्रमोशंस के बारे में ही बात करने. बर्थडे विशेस, एनिवर्सरी विशेस और एनी अदर मैसेजेस जो होता है वो सारे के सारे मैसेजेस टेलीफोन टेक्निक्स के थ्रू दिए जाते हैं. डेटाबेस सिस्टम का, डेटाबेस के अकॉर्डिंगली ही टेलीफोन टेक्निक्स के साथ में काम किया जाता है. एंड प्राइस कोटेशंस, यस, कंपैरेटिवली जो प्राइस कोटेशंस जो है वो कॉम्पिटिशन्स के अकॉर्डिंगली सेट किए जाते हैं.
तो कॉम्पिटिशन्स में जो प्राइस कोटेशंस ऑफर हो रहे हैं या आप आपके उस सेम प्राइस कोटेशन में आपकी जो फैसिलिटीज़ है आप उनको कैसे बड़ा कर रहे हो, उसके साथ में क्या एक्स्ट्रा दे रहे हो, सर्विसेज आपकी क्या एक्स्ट्रा है, ये भी एक सेलिंग टेक्निक का ही पार्ट होता है। बुकिंग्स, क्लाइंट मीटिंग्स, मीटिंग रिव्यू, अगर क्लाइंट की मीटिंग्स करना कि हाउ वाज योर लास्ट इवेंट, आपने जो इवेंट किया था वो इवेंट कैसा था, क्लाइंट का रिव्यू लेना या नए क्लाइंट्स के साथ में मीटिंग करना या एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ में मीटिंग करना, ये जो है ये टेक्निक्स रिव्यू टेक्निक्स में यूज होती है। एंड द लास्ट टेक्निक इज दैट इज अ फॉलोइंग अप। हमेशा फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक लेट से आपके पास में किसी बैंक्वेट फंक्शन की क्वेरी है एंड तब तक आप कंटिन्यूस फॉलोअप नहीं लेते हो, तो टिल द टाइम यू विल अंडरस्टैंड द गेस्ट को किस चीज़ की ज़रूरत है, गेस्ट क्यों आपको बिजनेस नहीं दे रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसे कंपैरेटिवली कहीं और जगह पे तो नहीं हमसे ज़्यादा अच्छे रेट्स मिल रहे हैं या हमसे ज़्यादा सर्विसेज अच्छी मिल रही है। तो फॉलोअप के टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में आती है। सो फॉलोअप इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेलिंग। सो लेट्स मूव ऑन द सेलिंग प्रोसेस। प्रोस्पेक्टिव एंड क्वालिफाइंग, फर्स्ट जो होता है प्रोस्पेक्टिव एंड क्वालिफाइंग, उसके बाद में प्री कॉल आता है, एनालाइजेशन और प्री अप्रोच आता है। थर्ड में कॉल ओपनिंग एंड प्रोबिंग होती है। फोर्थ में प्रोडक्ट पोजीशनिंग की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कॉल ओपनिंग एंड प्रोबिंग के बाद में प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की जाती है कि हाँ वी हैव दिस 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 थिंग टू ऑफर यू। सो आपको अगर गेस्ट की नीड्स, वांट्स एंड डिमांड समझ में आ गई, देन आप प्रोडक्ट की पोजीशनिंग बहुत शार्पली कर सकते हो। द फॉलोअप एंड मेंटेनेंस, सेवेंथ आता है जो पोस्ट कॉल एनालिसिस, सिक्स्थ आता है सेल्स क्लोजिंग एंड उसके बाद में आता है ऑब्जेक्शनिंग हैंडलिंग। सो सेल्स कॉल की अगर बात करें, कॉल ओपनिंग कैसे की जाती है, सो ब्रांडिंग एंड रैपो बिल्डिंग कैसे की जाती है, सेल्स एंड सेल्स टेक्निक्स क्या होती है, सेल्स पोजीशनिंग की क्या होती है। A brand is a name, term, design and other features that distinguishes the seller products from those others. ब्रांड जो होता है वो हमेशा आपको आपके प्रोडक्ट्स को सेम कंपटीशन में आपको अलग से खड़ा करता है। फॉर एग्जांपल अगर कार लेनी है तो कार में अगर आपके माइंड में अगर कोई सबसे पहले अगर कोई चीज़ आती है तो हाँ लग्जरी कार्स में है तो लग्जरी कार्स में सो एंड सो कार्स बहुत अच्छी है, या आपको अगर क्लोथिंग के बारे में है या शूज़ के बारे में है या किसी भी एक चीज़ के बारे में, व्हेन यू हैव 10 ऑप्शंस उसमें से आप एक पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ में जाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग। एंड मॉडल्स ऑफ सेलिंग अगर बात करें तो 40% डेवलपिंग द ट्रस्ट एंड रैपो के ऊपर सेल्स डिपेंड होता है। 30% जो होता है वो डिफाइनिंग नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, 20% जो होता है वो डिस्क्राइबिंग फ्यूचर्स एंड बेनिफिट्स एंड 10% जो होता है वो आप किस तरीके की उसकी क्लोजिंग कर रहे हो। लेकिन 40% जो सेल्स को चंक जो होता है वो ट्रस्ट और रैपो के ऊपर ही बिजनेस आपके पास में आता है। कंप्लेंट हैंडलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कंप्लेंट हैंडलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सेल्स टेक्निक्स में अगर कंप्लेंट हैंडलिंग या इशू हैंडलिंग या कुछ भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ़ यू हैंडल द कंप्लेंट प्रॉपरली और अगर कोई इशू भी होता है ऑपरेशंस में या गेस्ट इज नॉट हैप्पी विद सर्टेन पॉइंट, देन यू शुड एम्फसाइज, देन यू शुड एड्रेस देम, ओके कि कंपनी ने या कैटरिंग फर्म ने या होटल्स ने उस चीज़ को एड्रेस किया है एंड नेक्स्ट टाइम या उसी टाइम पे यू एज अ मैनेजर, यू एज अ ओनर, यू शुड टेक द डिसीजन कि हाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में गेस्ट को किस तरीके से हैप्पी किया जाए। सो दिस इज ऑल द अबाउट द टेक्निक्स। So we are done with the outdoor catering management with this last point that was a selling point. If you have any question with this all part 1, part 2 and part 3, to listen, study well, and please let me know or if you have any question guys. Thank you so much.